नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक गोयल, सीनियर कंसल्टेंट एंड लीड पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ, बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डायरिया इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। और फेसबुक लाइव का माध्यम हमने इसलिए चुना है कि हम इस पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने व्यूअर्स से हम इंटरेक्ट करके उनके क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं। डायरिया टॉपिक एक इंडिया जैसी कंट्री और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अंडर 5 चिल्ड्रन की बात करें जो लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे हैं, सो डायरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। मतलब अंडर 5 चिल्ड्रन के अगर हम मृत्यु की बात करें, सो डायरिया लगभग 10% ऑफ द डेथ्स कंट्रीब्यूट करता है। सो डायरिया एंड निमोनिया आर द टू मेजर किलर्स ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। और डायरिया की वजह से, रिपीटेड अटैक्स ऑफ डायरिया की वजह से बच्चों में मेल न्यूट्रिशन भी काफ़ी कॉमन होता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 बच्चे पर डे डायरिया से डेथ होती है, 2000 बच्चों की। इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि लगभग 30 स्कूल बसेस अगर हम भर के बच्चे रखें तो लगभग उतने बच्चे पर डे वर्ल्ड में डायरिया से मर रहे हैं। और अगर हम ईयरली देखें तो लगभग 8 लाख बच्चे पूरे वर्ल्ड वाइड डायरिया से एक्सपायर होते हैं। सो व्हाट इज़ डायरिया? डायरिया की क्या डेफिनेशन है? डायरिया को अगर हम टेक्निकली और मेडिकल लैंग्वेज में डिफाइन करें, सो डायरिया इज़ डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ 3 और मोर लिक्विड स्टूल्स। मतलब अगर बच्चा दिन में 3 या 3 से अधिक बार लिक्विड पॉटी करता है तो हम उसको डायरिया की डेफिनेशन देते हैं। डायरिया 2 तरह के होते हैं, एक्यूट डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया। हम यहाँ पर सिर्फ एक्यूट डायरिया की बात कर रहे हैं। 90% ऑफ डायरिया एक्यूट डायरिया ही होते हैं। वो विद इन 2 वीक्स सेटल हो जाते हैं और आगे नहीं खींचते हैं। परसिस्टेंट डायरिया होता है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा स्ट्रेच करता है। सो 90 to 95% ऑफ डायरिया विद इन 2 वीक्स ही सेटल हो जाता है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जो कई बार ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं या लेस देन 1 ईयर ओल्ड जो किड्स होते हैं, जिनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, वो कभी कभी दिन में कई बार 5 से 7-8 बार फ्रीक्वेंट पेस्टी स्टूल्स करते हैं विदाउट मच वाटर कंटेंट। ऐसी स्टूल्स को हम डायरिया नहीं कहते हैं। जब तक हमारा ये डिक्टम है कि जब तक हमारा स्टूल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो या पानी अलग से जा रहा हो और स्टूल अलग से जा रही हो, तब तक हम डायरिया उसको जनरली लेबल नहीं करते। ईटियोलॉजी ऑफ डायरिया। ईटियोलॉजी मतलब कारण। डायरिया के क्या क्या कारण है? सो डायरिया के 3 मुख्य कारण हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। सो ज़्यादातर जो डायरिया होते हैं वो वायरसेस के कारण होते हैं। 70 से 80% जो बच्चों में डायरिया होते हैं वो वायरसेस के कारण होते हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं वर्ल्ड में जो बच्चों में डायरिया करते हैं। उसमें रोटा वायरस और नोरवॉक वायरस और कई तरह के वायरस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला और शिगेला, जो कि बच्चों में डायरिया कर सकता है। और रेयरली कभी कभी कुछ पैरासाइट्स जैसे कि जियार्डिया और एमीबा भी बच्चों में डायरिया करते हैं। तो इस बात का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के लिए। तो हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ज़्यादातर बच्चों में डायरिया है वो वायरल डायरियाज हैं। और रोटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि पिछले 5 से 7 सालों में काफ़ी उभर कर आ रहा है बच्चों में डायरिया के कारण के रूप में। अब हम डायरिया के बारे में इतना क्यों, जो डायरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है वो है डिहाइड्रेशन की। जब भी बच्चा लिक्विड स्टूल्स करेगा जिसका वाटर कंटेंट हाई होगा और ज़्यादा स्टूल्स करेगा दिन में, तो उसके इंटेस्टाइन से वाटर और इम्पॉर्टेंट तत्व जैसे कि सोडियम, पोटेशियम काफ़ी लॉस होते हैं। सो जब भी बच्चे की स्टूल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो अपनी बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करेगा, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। काफ़ी ऐसे बच्चों में वॉल्यूम इशू, ऐसे बच्चों में काफ़ी जो डायरिया के बच्चे हैं उनमें
वॉमिटिंग और फीवर भी साथ में होता है। सो अगर ऐसा बच्चा जिसको डायरिया है और उनको वॉमिटिंग भी है साथ में, तो ऐसे बच्चों में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। और डिहाइड्रेशन, जब भी बच्चे का स्टूल आउटपुट उसके इंटेक से ज़्यादा हो जाएगा, तो हर बार बच्चे को रिस्क है डिहाइड्रेशन होने की। सो डायरिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा मैनेजमेंट है एज अ डॉक्टर और एज अ पेरेंट, वो है डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट के लिए। अब जब भी बच्चे को डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले हमें एज अ पेरेंट हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे का डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करें। तो जब भी आपके बच्चे को डायरिया है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि अगर आप बच्चे को राइट टाइम पे स्टार्ट कर दें तो उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सॉल्यूशन है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ORS भी कहते हैं। सो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो डायरिया मैनेजमेंट का कॉर्नर स्टोन है, सबसे मेन मैनेजमेंट का स्तंभ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर सपोज़ आपके बच्चे को अगर रात में डायरिया हो गया 2 बजे और आपके पास घर में ORS नहीं है, या आप कहीं पेरीफ्री या गांव में हैं और आपके पास ORS की सुविधा नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ORS का अरेंजमेंट करें, तब तक आप घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उसको दे सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल और चिकन सूप विद और विदाउट सॉल्ट दे सकते हैं, और कुछ सॉल्टेड ड्रिंक्स जैसे कि आप उसको बच्चे को लस्सी भी दे सकते हैं, या अदरवाइज़ आप उसको कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है, ना आपके पास ORS है और ना आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है घर में, तो एटलीस्ट आप बच्चे को सादा पानी पिला दीजिए जब तक कि आप ORS या किसी और चीज़ का इंतज़ाम कर सकें। और अगर आपके पास ORS की कोई इमीडिएट एक्सेस नहीं है, तो आप घर पे भी ORS, एक मॉडिफाइड ORS बना सकते हैं, जिसमें कि आप 1 टीस्पूनफुल सॉल्ट और 5 टीस्पूनफुल आप उसमें शुगर और 1 लीटर वाटर। सो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 1 लीटर वाटर, 8 चम्मच शुगर और 1 चम्मच उसमें नमक आप मिला सकते हैं। और अगर आपके पास सपोज़ कुछ भी चीज़ नहीं है और आपके पास सॉल्टेड कर्ड नहीं है, मीठा कर्ड है, योगर्ट है, तो आप मीठा कर्ड भी बच्चे को दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ ड्रिंक्स मना होती हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी और स्वीटन्ड काफ़ी मीठा जूस, जैसे कि गन्ने का जूस या कुछ ऐसा फ्रूट जूस जो कि बहुत ज़्यादा मीठा हो, या कमर्शियल पैक्ड जूस आते हैं जैसे रियल जूस आता है, वो बच्चे को नहीं देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप डायरिया की स्थिति में बच्चे को जूस देंगे तो उसका डायरिया और बढ़ने के चांसेस हैं। और न ही कमर्शियल बेवरेजेस लाइक कोला, पेप्सी, ये सब बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं देना आपको। सो कमर्शियल बेवरेजेस लाइक कोला, पेप्सी, चाय, कॉफ़ी और कमर्शियल फ्रूट जूसेस आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। सो सबसे जो हमारा प्रेफर्ड है वो है ORS सॉल्यूशन। ORS को हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि बच्चे का डायरिया स्टार्ट हो गया, आपको कितना फ्लूइड देना है। तो लगभग एज अ डॉक्टर हम ये रफली फार्मूला होता है कि 5 ml पर kg। हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ आपका बच्चा 10 किलो का है, तो जब भी वो एक अच्छा अमाउंट या मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टूल पास करे, तो आप बच्चे को 5 ml पर kg, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 ml फ्लूइड, जो भी अप्रोप्रिएट फ्लूइड है, वो आप बच्चे को देना है आपको। अदरवाइज मदर खुद बच्चे की स्टूल को देख के अंदाज़ा लगा सकती है। अगर बच्चे ने छोटा स्टूल पास किया है, सपोज 10 किलो का बच्चा है, छोटा स्टूल पास किया है, ज़्यादा पानी का लॉस नहीं है, तो आप उनको 20 से 30 ml फ्लूइड दे सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा स्टूल पास किया है तो आप बच्चे को 50 to 60 ml फ्लूइड दे सकते हैं। अगर आप डायरिया ऑनसेट पे राइट टाइम पे अगर ORS स्टार्ट कर देते हैं, तो 80 to 90% चांस है कि आपका बच्चा विदाउट हॉस्पिटल लैंड हुए और बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाएगा। जो हमने ये बात की है कि सपोज बच्चे ने एक स्टूल पास किया, 10 किलो का बच्चा है, उसने एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टूल पास किया, हमारा एम है बच्चे को 40 से 50 ml, 35 से 50 ml बच्चे को ORS पिलाना है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे एकदम से ज़्यादा ORS नहीं पिएंगे, तो हमें ORS धीरे धीरे से पिलाना है। कटोरी और चम्मच में लेके ORS आपको स्लोली पिलाना है।
दो दो चम्मच, चार चार चम्मच करके नेक्स्ट 20 से 30 मिनट में आप उसको ओआरएस पिला दें या कोई और रिलेटेड लिक्विड पिला दें। अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि दो तरह के मार्केट में ओआरएस के सैशे आते हैं। एक छोटा सैशे आता है जिसको कि 1 ग्लास में मिलाना है, और एक बड़ा सैशे आता है जिसको कि 1 लीटर में मिलाना है। हमेशा ये ध्यान रखें कि ओआरएस बनाते समय जो डाइल्यूशन है वो आप एग्जैक्ट रखें, अंदाजे से आप ओआरएस ना बनाएं। ऐसा नहीं करना है कि 2 चम्मच ओआरएस लिया और आधा ग्लास लिया। जो इंस्ट्रक्शंस उसके पैकेट पे लिखे हैं आपको उसी तरीके से ही ओआरएस बनाना है, उतनी ही मात्रा में वाटर लेना है और एग्जैक्ट मात्रा में आपको पाउडर लेना है, क्योंकि ये एक तरीके का मेडिसिन समझें आप इसको। कुछ साल पहले तक एक स्टैंडर्ड ओआरएस सॉल्यूशन आया करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिप्लेस करके एक लो ऑस्मोलर सॉल्यूशन ओआरएस सॉल्यूशन बना दिया है। तो आजकल सिर्फ और सिर्फ लो ऑस्मोलर ओआरएस सॉल्यूशन मिलता है, और हर तरीके के डायरिया, चाहे कॉलेरा का डायरिया हो चाहे नॉन कॉलेरा डायरिया हो, ये हर तरह के डायरिया में लो ऑस्मोलर ओआरएस सॉल्यूशन ही सेट बेस्ट होता है। अगर ओआरएस को ढंग से बनाया जाए तो ये एक्सट्रीमली 99% केसेस में सेफ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा एफिकेशियस है। एफिकेशियस से मेरा मतलब है कि अगर ओआरएस का ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो 90% ऑफ द डायरिया अकेले ओआरएस से ठीक हो सकते हैं और आपको और कुछ उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। और ओआरएस इतनी सस्ती चीज़ है कि आप अगर राइट टाइम पे बच्चे को डायरिया के वक्त ओआरएस स्टार्ट कर देते हैं, सो 80 to 85% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन आप ओआरएस अकेले से ही रोक सकते हैं। अगर नॉर्मली ये है, अगर बच्चे को समर है और आपको लगता है कि बहुत गर्मी है, रूटीन में अगर बच्चे को डायरिया नहीं है, तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ओआरएस ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओआरएस में सोडियम और पोटेशियम और कई अन्य तत्व होते हैं। अगर आप बच्चे को विदाउट डायरिया अननेसेसरली ज़्यादा अमाउंट में ओआरएस देंगे तो वो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है। तो जब तक कोशिश करें कि जब तक बच्चे को डायरिया नहीं है तब तक आप बच्चे को ओआरएस नहीं दें। ओआरएस 2 फॉर्म में आता है, मैंने पहले भी बताया, एक 1 लीटर का सैशे आता है और एक 1 ग्लास का आता है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा बच्चा है तो 1 लीटर का सैशे बना लीजिए, और छोटा बच्चा है तो आप 1 ग्लास का सैशे 1 ग्लास बना के रखिए। एक बार बनाने के बाद आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं और 24 घंटे तक आप ओआरएस को संभाल के रख सकते हैं। 24 घंटे होने के बाद आप उसको थ्रो करके सेकेंड ओआरएस बना लें। हर बार नया ओआरएस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट जो स्तंभ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तंभ है मैनेजमेंट का, वो हुआ ओआरएस। सेकंड जो है ओआरएस के साथ है जिंक। तो जिंक डेफिशिएंसी हमारे इंडिया और आसपास के डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। सो जिंक डेफिशिएंसी के ऊपर अगर बच्चे को डायरिया होता है तो वो बच्चे के लिए और भी घातक होता है, और वह डायरिया बच्चे को बारी बारी भी हो सकता है। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है और WHO रिकमेंड करता है कि जब भी बच्चे को डायरिया है तब हमें ओआरएस के साथ साथ जिंक बच्चे को देना है एज अ डॉक्टर। जिंक स्टार्ट करना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओआरएस स्टार्ट करना है, और ये देखना है कि अगर बच्चा ओआरएस से मैनेज हो पा रहा है तो 1-2 दिन इंतज़ार कर लिया जाए। और अगर आपको लगता है कि बच्चे का स्टूल आउटपुट बहुत ज़्यादा है और बच्चा बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल पास कर रहा है और हमसे मैनेज नहीं हो रहा, या बच्चे को सुस्त आ रहा है और वो यूरिन कम कर रहा है, तब आपको जल्दी से जल्दी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि जब भी बच्चे को डायरिया है तो जिंक दें। जनरली शुरू के 2 महीने में जिंक की कोई आवश्यकता नहीं होती। 2 से 6 महीने पर हम 10 मिलीग्राम पर डे जिंक देते हैं फॉर 14 डेज, और 6 महीने से ऊपर किसी भी उम्र में हम 20 मिलीग्राम पर डे ओआरएस हम देते हैं बच्चे को, जिंक हम बच्चे को देते हैं। और एक बार अगर हमने जिंक का 14 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जिंक का कोर्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक जिंक का कोर्स नेक्स्ट 3 मंथ्स तक बच्चे को रेस्पिरेटरी और डायरियल डिजीज़ से बचाव रखता है। कुछ आजकल मार्केट में रेडीमेड ओआरएस भी आ गए हैं, जैसे कि काफ़ी कंपनीज़ हैं जो रेडीमेड ओआरएस भी बनाती हैं, जो कि टेट्रा पैक में आते हैं।
आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑरेंज फ्लेवर के होते हैं या किसी और तरीके के फ्लेवर के होते हैं, और ज़्यादातर छोटे बच्चे उन्हें आसानी से पसंद करते हैं। तो आप रेडीमेड ORS भी बच्चे को दे सकते हैं। उसका कॉम्पोजिशन भी आपके घर के बनाए हुए ORS जैसा ही होता है। तो हम जिंक की बात कर रहे थे, तो जिंक के कई सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक एल्सीटेट, जिंक ग्लूकोनेट। तो डॉक्टर्स के लिए ये बेसिकली बात है कि कोई सा भी जिंक का फॉर्मुलेशन हम बच्चे को दे सकते हैं, और जिंक बच्चे की रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा, डायरिया के प्रिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें हमेशा ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ ORS एंड सेकंड इज़ जिंक। ये दो चीज़ों पे हम हमेशा स्ट्रेस देते हैं। अब थर्ड चीज़ है एंटीबायोटिक। काफ़ी डॉक्टर्स के मन में और काफ़ी पेरेंट्स के मन में भी ये डाउट है कि क्या हमें बच्चे को एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं। या इंडिया में जैसा कई बार होता है कि पेरेंट्स मेडिकल स्टोर पे चले गए बच्चे की दवाई पूछने, और मेडिकल स्टोर वाले ने अननेसेसरली उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिया। और तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादातर जो बच्चों के डायरिया हैं, 80 to 90% डायरियाज़ वो वायरल डायरियाज़ होते हैं, और वायरल डायरियाज़ में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। कभी भी अगर सिंपल वाटरी डायरिया हो रहा है बच्चे को, और डायरिया में कोई ब्लड नहीं है, और बच्चे को कोई फीवर नहीं है, और बच्चे को कोई अंदरूनी कोई लंबी बीमारी नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स का नॉर्मली 80 to 90% में कोई रोल नहीं है। अननेसेसरली ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से डायरिया प्रोलॉन्ग होता है। जो डायरिया 4 दिन में ठीक होगा वो एंटीबायोटिक के कारण 7 दिन में ठीक होगा, और डायरिया अंदर जाके आपके शरीर में अच्छे और बैड दोनों कीटाणुओं को मारता है। और हम उसको डॉक्टर्स लोग डिसबायोसिस कहते हैं कि आपके गट फ्लोरा, यानी कि जो आपके इंटेस्टाइन के फ्लोरा है, उसको एंटीबायोटिक्स डिस्टर्ब करता है। और आजकल पूरे विश्व में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से पूरा विश्व लड़ रहा है। बहुत सारे कीटाणु ऐसे हो गए हैं जो कि एंटीमाइक्रोबियल से रेजिस्टेंस हो गए हैं। तो अननेसेसरली एंटीबायोटिक देने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी, ORS, जिंक और एंटीबायोटिक। ORS का मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि ORS हम कैसे बनाएं। ORS बनाना बहुत सिंपल है, या तो रेडीमेड पैकेट से, अदरवाइज आप 1 टीस्पून शुगर, 8 टीस्पून, 8 का मतलब 8 टीस्पून सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ, एक टीस्पून सॉल्ट, 8 टीस्पून शुगर और 1 लीटर पानी से आप घर पे ORS का इक्विवेलेंट बना सकते हैं। एज अ डॉक्टर हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स इस सॉल्यूशन को बनाने में वॉल्यूम का गड़बड़ हो जाता है और अननेसेसरली ज़्यादा या कम सॉल्ट डलता है। तो नॉर्मली आज की डेट में ORS इतना फ्रीली अवेलेबल है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस सॉल्यूशन को घर पे कोशिश करें ना बनाएं, और ORS ही यूज़ करें। सॉल्ट आप वाइट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली वाइट सॉल्ट इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वाइट सॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं। 4th पॉइंट जो है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत ही निगलेक्टेड पॉइंट रहता है डायरिया में, और मैं उस पर काफ़ी स्ट्रेस देना चाहूँगा कि जब भी छोटे बच्चे को डायरिया स्टार्ट होता है, तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम इसका न्यूट्रिशन रोक दें और इनका खाना पीना कम कर दें, और इससे इसका डायरिया जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। कभी भी बच्चे को डायरिया होता है, तो डायरिया में हमेशा एज अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, जो भी बच्चा खाता है न्यूट्रिशन आप उसका बिल्कुल नहीं रोकें। इनफैक्ट डायरिया की स्थिति में बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर उसको फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ डायरिया हुए और आपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा, तो आपका बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब अगर छोटा बच्चा है और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, 6 महीने से छोटा बच्चा, तो 6 मंथ से छोटे बच्चे को अगर डायरिया हो रहा है, आप उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें। ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी बंद ना करें, सप्लीमेंटल ORS दें और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें। 6 महीने से छोटे का बच्चा अगर टॉप फीड पे है और पार्शियल ब्रेस्ट फीड पे है, तो आप ब्रेस्ट फीड और टॉप फीड जिस हिसाब से आप पहले दे रहे थे उस हिसाब से कंटिन्यू रखें, आप उसे बंद ना करें। और अगर मोर देन 6 मंथ्स का बच्चा है, 6 महीने से 2 या 3 साल तक की उम्र का बच्चा है, तो आप मिल्क के साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड जैसे कि सेरेलैक, दलिया, खिचड़ी, सूप, मैश्ड बनाना, ये सारी चीज़ें भी आप बच्चे को कंटिन्यूस देते रहें। और हो सके तो खिचड़ी या दलिया में थोड़ा सा ऑयल या घी भी डाल दें, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी वाला फूड आपको
देना ज़रूरी है, वो बच्चे को मेल न्यूट्रिशन से प्रोटेक्ट करता है। और कोशिश करें कि ऐसा फूड दें जिससे कि बच्चा पहले से ही परिचित हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इजी टू कुक हो और रेडिली अवेलेबल फूड हो। फूड जो भी दें वो वेल कुक्ड हो और अच्छे से मैश्ड हो ताकि वो बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो सके। ज़्यादातर जो धारणा है डॉक्टर्स में भी, कुछ पेरिफेरी के डॉक्टर्स में और पेरेंट्स में, वो ये बहुत कॉमन मान्यता है इंडिया में कि डायरिया होते ही दूध स्टॉप कर दिया जाए। ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत बात है। जो भी एज अप्रोप्रिएट मिल्क है, अगर छोटा बच्चा है तो ज़्यादा मिल्क, अगर 4 साल या 3 साल का बच्चा है तो उसके अनुसार दिन में 1 या 2 बार मिल्क आप कंटिन्यूस दे सकते हैं। जब तक डायरिया 7 या 10 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता, आपको मिल्क रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हफ्ता 10 दिन तक का डायरिया में आप मिल्क ना रोकें, आराम से मिल्क दे सकते हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे कि बनाना या ग्रीन कोकोनट वाटर या फ्रेश फ्रूट जूस, जो कि पोटेशियम में रिच होते हैं, वो आप प्रेफर करें कि डायरिया में आप दे सकते हैं, क्योंकि डायरिया में पोटेशियम लॉस होता है। आप इवन इनफैक्ट थोड़ा अमाउंट में मीट, फिश और एग्स अगर आपके कल्चर में एक्सेप्टेबल है तो आप वो भी बच्चे को दे सकते हैं। फीडिंग हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग दी जाए, एक साथ खूब भर के ना दिया जाए, अदरवाइज बच्चे को वॉमिटिंग के चांसेस हैं। तो आप कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट और स्मॉल फीडिंग दें, वो हमेशा बेटर टॉलरेटेड होती है। और इवन डायरिया ख़त्म होने के कुछ दिन तक भी, 3 या 4 दिन तक भी आप कोशिश करें कि बच्चे को हाई एनर्जी फूड दें। आप ऑलमोस्ट कोई सा भी फ्रूट बच्चे को दे सकते हैं, एप्पल भी दे सकते हैं, और उसके अलावा आप ऑलमोस्ट सीज़न के अनुसार कोई सा भी फ्रूट बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा पहले से मेल नरिश्ड है और उसका वेट कम है तो उसके अनुसार उसको ज़्यादा अच्छा खाना दें। सो हमने डिस्कस किया ORS फर्स्ट, सेकंड जिंक, थर्ड एंटीबायोटिक जिसका कि कोई रोल नहीं है, और फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन। पांचवा चीज़ ये है कि आप ध्यान रखें कि जब भी बच्चे को डायरिया हो रहा है और आप घर में हैं तो एज अ पेरेंट आप कोशिश बच्चे पे नज़र रखिए। कभी भी आपको लगता है कि बच्चे को हाई फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे में बच्चे ने 5 स्टूल पास कर दिया है, या 2 घंटे में, 4 घंटे में 20 स्टूल पास कर दिया है, या बच्चा सुस्त हो रहा है और डल हो रहा है और उसका यूरिन आउटपुट कम है, ये सारे डायरिया में डेंजर साइंस हैं। ऐसा कभी भी आप नोट करते हैं तो इमीडिएटली आप अपने नियरेस्ट केयर सेंटर पे पहुँचें। और ज़्यादातर डायरिया हमने डिस्कस किया कि 5 से 7 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रोबायोटिक्स एक और चीज़ है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी तरह के प्रोबायोटिक्स मार्केट में आते हैं और काफ़ी हज़ारों स्टडीज़ लास्ट 10 साल में प्रोबायोटिक्स के ऊपर हुई है। 2 प्रोबायोटिक बहुत फेमस है, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी जो कि एक इकोनॉर्म नाम का फेमस ब्रांड है, और एक है लैक्टोबैसिलस जीजी। तो ये 2 तरह के प्रोबायोटिक हैं जिन पे कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो अगर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आप प्रोबायोटिक देते हैं तो उसका कोई हार्म नहीं है, और अगर आप प्रोबायोटिक जल्दी शुरू कर दें डायरिया में तो ऐसा है कि 20 से 25 घंटे वो डायरिया को जल्दी मतलब 1 दिन का जल्दी डायरिया को वो कंट्रोल कर लेगा। तो प्रोबायोटिक्स हम डायरिया में इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई हार्म नहीं है। अगर आपके पास कोई भी प्रोबायोटिक नहीं है, आप घर पे कर्ड है, आप आराम से कर्ड दीजिए फ्रीक्वेंट, या मार्केट में जो यकुल्ट आता है आप यकुल्ट भी दे सकते हैं। तो ये तो रहा मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। अब मैनेजमेंट से के साथ साथ हमें ये ज़रूरी है कि डायरिया प्रिवेंशन के ऊपर भी हम ध्यान दें। कुछ बातें हैं बहुत ही सिंपल बातें हैं जिनको कि हम अगर अपने लाइफस्टाइल में रखें तो काफ़ी हद तक 80% डायरिया हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि आप अच्छे से अपने खाना बनाने और खाना खाने से पहले अच्छे से अपने हाथ को धोएं। कोशिश करें कि बाहर का खाना या ओपन स्ट्रीट फूड, या जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तब आप खुला खाना ना खाएं। कभी आप पार्टी या बड़ी गैदरिंग्स में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कुक्ड फूड लें, और कच्चा खाना जैसे कि सैलड्स या गोलगप्पे वगैरह या मोमोज वगैरह ये कोशिश करें कि अवॉइड करें। जो भी आप पानी पी रहे हैं खासतौर पर ट्रैवलिंग के दौरान, तो कोशिश करें बॉटल्ड वाटर पिएं। घर में हैं तो RO या कोई भी अच्छा फ़िल्टर इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि जो ओपन डिफिकेशन, जैसे कि गवर्नमेंट भी आजकल बहुत स्ट्रेस दे रही है कि ओपन डिफिकेशन यानी कि खुले में शौच ना करें।
शहरों में तो ये ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गाँवों में अभी भी इंडिया में काफ़ी हद तक इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसका जहाँ तक हो सके ख्याल रखें। और कुछ वैक्सीन्स जैसे कि कॉलेरा वैक्सीन, मीज़ल्स वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन आजकल मार्केट में मौजूद हैं, और बहुत ही सस्ते दामों पे और बहुत ही कम एडवर्स इफेक्ट के कारण। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन लगाएं। और ब्रेस्ट फीडिंग पे मैं दोबारा स्ट्रेस देना चाहता हूँ, नॉर्मल बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव, और कोशिश करें कि 1 से 1.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग रखें। ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा और अच्छे एक्सक्लूसिव तरीके से देने से बहुत हद तक इन्फेक्शन के चांसेस बच्चे में कम हो जाते हैं। 6 मंथ्स के बाद जब भी बच्चा है 6 मंथ से बड़े होते हैं, तो बेबी को आप सॉल्ट या शुगर फूड दोनों में से कुछ भी आप दे सकते हैं, एज पर द टेस्ट ऑफ द बेबी। सो एंड में मैं समराइज करना चाहूँगा कि एक्यूट डायरिया बच्चों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डायरिया में हमें सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की चिंता होती है। एज अ पेरेंट एंड एज अ डॉक्टर हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करें और उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करें। डायरिया के मेन 3 कॉर्नरस्टोन है मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज ORS, सेकंड इज जिंक, एंड थर्ड इज न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक्स रूटीनली डायरिया, एक्यूट वाटरी डायरिया में एंटीबायोटिक्स रूटीनली नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और डेंजर साइंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो एज अ पेरेंट हमेशा ध्यान रखने चाहिए, और हमेशा फूड एंड वाटर हाइजीन का प्रिवेंशन का कोशिश करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।